नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने आज मतलब शुरुआत में थोड़ा ठंडा रुझान दिखाया, लेकिन दिन पूरा होते-होते इस तरह से लाली बढ़ जाएगी, ये शायद लोगों ने नहीं सोचा होगा। आपने तो सोचा हुआ था शायद, क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पिछली ये चर्चा हुई थी। जी, बिल्कुल। तो ये जस्ट एक वही देख रहा था मैं, ये मैटर ऑफ टाइम था। आज का डेटा जो था, बहुत समय से सीधा बाज़ार चढ़ रहा था ना, और शॉर्ट कवरिंग चली ही जा रही थी। तो अभी मेजरली देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग ही चल रही थी। तो 1-2 दिन का थोड़ा नीचे आना भी अच्छा है, नहीं तो फिर वही ओवरहीटेड मार्केट और फिर धड़ाम। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन का करेक्शन हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि फ्राइडे को ही हमारा फाइनेंशियल ईयर का फाइनल ट्रेड हो जाएगा, जी। क्योंकि मंडे है छुट्टी। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्टली ये जो बाज़ार चलने वाला है, ये शॉर्ट कवरिंग वाला ही चलने वाला है। मेबी एक फ्राइडे का बाज़ार हो सकता है कि थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप को भी जोड़ मिले उसमें, क्योंकि जो भी ईयर एंड का नैव मेंटेन हो जाए, वो हो जाए। तो बाज़ार खराब तो नहीं लग रहा है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जिस कारण से बाज़ार में बहुत गिरावट थी, वो कारण अभी पॉज़िटिव, व्हिच मीन्स एफआईआईज़ की बाइंग। तो जी। अब ये एफेमेरल है कि ये रहेगा, ये तो जवाब देना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो अच्छा, अभी फैक्टर बीच में हमारे आपने लिए क्या कहा? वापस थरूर साहब को कॉल करना पड़ेगा शायद। अच्छा, वो एफेमेरल, मतलब क्षणभंगुर। ओह! मेरी इतनी हिंदी अंग्रेजी ठीक कहाँ है। आती है? मेरी अंग्रेज़ी कोई ख़ास है नहीं, ये तो जब मैं आया हैदराबाद बहुत साल पहले, तब जाके थोड़ी ठीक-ठाक हुई। वैसे मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, और जैसे मैं पूरा घूमता आया ना, तो दिल्ली हो गया, इधर हैदराबाद हो गया, फिर बॉम्बे हो गया, फिर बैंगलोर हो गया, तो मेरी हिंदी का भी भगवान ही मालिक हो गया। तो दोनों तरफ से मार पड़ी हुई है अपने को, तो मिक्स करके किसी तरह काम चला लेते हैं। लेकिन कुछ-कुछ शब्द अभी भी हैं हमारे डिक्शनरी में, याद रहते हैं। तो जी। तो ऐसा है कि मुझे लग तो रहा है राजीव जी कि जैसा मैंने हम सबने डिस्कस किया लास्ट समय, पिछले वाले शो में भी, कि मुझे मेरी सारी जो स्ट्रैटेजी है वो इस पे बेस्ड है कि बॉटम प्लेस में है, और जो रीजंस मैं समझ पा रहा हूँ, उसको लगता तो है मुझे देख के कि बॉटम प्लेस में है, बिकॉज़ लिक्विडिटी जो आने वाले समय में है और सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस, ये मेन रीज़न है। और एफआईआईज़ भी इसको लेके ही थोड़े से उत्साहित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उसी हिसाब से अभी चल रहा हूँ, लेकिन 24,250 के ऊपर क्लोज़ मिलने लगे, तो फिर माने कि हाँ, हमारे पास एक पूरा मानने के लिए हो सकता है कि ये बॉटम प्लेस में है। लेकिन वैसे भी लग तो ठीक-ठाक ही रहा है, 50 डीएमए से भी काफ़ी डिस्टेंस है। 2 तरीके से चलना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर 22,900 के नीचे क्लोज़ नहीं मिले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 24,250 के ऊपर क्लोज़ मिलने लगे। तो इन दोनों चीज़ों का जो समावेश है, उसके हिसाब से मैं ये कंक्लूड करने के लिए शायद रेडी हो जाऊँ कि बॉटम प्लेस में है। जी। अब पॉइंट ये है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, अभी चूँकि हम 26,000 से गिर गए थे 22,000 तक, तो उसके बाद एक वापस बाउंस है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, बॉटम बन गया है, लेकिन बॉटम बना अगर 22,000 के आस-पास, और वहाँ से हम एकदम से बढ़ कर के आ गए 24,000 के बहुत करीब, लगभग 2,000 पॉइंट की एक तेज़ी हो गई, तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन बनता है। लेकिन ये करेक्शन जो बना है, ये 200 डे मूविंग एवरेज को छुए बिना बना है। उसके बाद अभी 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा दूर हो गया है, तो अगर एक बार को ज़्यादा नहीं भी, तो क्या 50 डे मूविंग एवरेज छूने के लिए ये वापस 23,000 के इर्द-गिर्द पहुँचने वाला है? हाँ, हो सकता है राजीव जी कि वो हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी तो ऐसा लग रहा है कि रिट्रेस हो चुका है मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि 38% तो निफ्टी रिट्रेस हो चुका ऑलमोस्ट। अम, इसका रिट्रेसमेंट अगर एक बारी मैं डाल के देख लूँ,
अच्छा, रिट्रेसमेंट आप ऊपर से नीचे देखना है या नीचे से ऊपर देखना है? नहीं, अभी तो ऊपर से नीचे देखना होगा ना, क्योंकि ओके। रिवर्सल देखना है, जो स्टेबलाइज़ होगा कि नहीं। तो जी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ठीक है। 23,600-700 के ऊपर बन रहा है शायद वो, 38% वाला। ओके, तो हमारे पास एक फेयर एविडेंस है कंक्लूड करने के लिए कि 50 डीएमए के ऊपर है, 100 डीएमए के भी ऊपर है, 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर है। तो पैरामीटर्स हमारे पास सफिशिएंट है ये मानने के लिए कि बॉटम है प्लेस में। लेकिन जो हमको एक हाइपोथेसिस लेके चलना पड़ेगा, वो ये भी रहेगा कि 22,900 के नीचे अब क्लोज़ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर सारी की सारी जो जितने भी हमारे होप्स हैं, आशाएँ हैं, उन पे पानी फिर जाएगा। जी। अब वहाँ पे किस्सा वही है कि जो रिट्रेसमेंट आपने कहा 26,200 300 के आसपास के टॉप से अभी रिसेंट बॉटम जो है 21,970 60 के बीच में उसका रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, तो वो 23,650 के आसपास आपका ये 38.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है 23,600 के आसपास। लेकिन इसके ऊपर बंद होने में से मुश्किल आई है, ये तो दिख रहा है पिछले 2 दिन की कैंडल से। और जो आपने फिर चेतावनी दी कि अगर 22,900 के नीचे जाने लगा, इसका मतलब कि फिर 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे जाने लगा और ये 23.6% ये जो ताज़ा रिट्रेसमेंट है इसका, ये भी कटा है। तो हम मतलब इस समय जो भी सकारात्मक उम्मीदें लेकर के चलें उसमें 22,900 पर एक लकीर खींच लेंगे, ये लक्ष्मण रेखा है अब। बिल्कुल उसको रूल आउट नहीं करना है, तो 22,900 के नीचे एक तो प्रार्थना करें कि क्लोज़ ना हो, और नहीं क्लोज़ होता है, तो जो ट्रैजेक्टरी मैं देख रहा हूँ, वैसे देख रहा हूँ कि मार्च में जो 15 मार्च के बाद जो प्रोजेक्शंस थे हमारे बाइंग आने के, वो तो आ गया। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक मॉडरेटली बुलिश मॉडरेटली बुलिश बायस हो सकता है अप्रैल के लिए। एंड देन जब मिड कैप स्मॉल कैप के रिजल्ट्स आने लगेंगे तो मई में एक इंटरमीडिएट करेक्शन हो, और फिर जून में धीरे धीरे चीज़ें ठीक हों और जुलाई से एक बुल रन शुरुआत हो। तो मैं अभी इसी हाइपोथेसिस से चल रहा हूँ। जी। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में ये पता चलेगा, खास करके जब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा उसके बाद समझ में आएगा कि ठीक है, अब नई तेजी का वक्त आ गया या 2-3 महीने और इंतजार करने होंगे। हाँ, मोस्टली हमें जुलाई तक हर चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। ठीक है। तो अब निफ्टी 50 का तो ये हाल है और मिड कैप, स्मॉल कैप इसमें भी आज थोड़ी कमजोरी दिखी। यहाँ पर क्या कहानी बन रही है और क्या यहाँ भी उसी तरह का रिट्रेसमेंट हमें देखना चाहिए या यहाँ पर पैटर्न अलग है? नहीं, नहीं, सेम है। निफ्टी मिड कैप 100 अगर पहले आप लगाएँ तो इसमें भी 38% रिट्रेसमेंट पीयर्स हुआ है, और उसके बाद एक थ्रोबैक है। देखिए, इस थ्रोबैक से ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ लेंथ ऑफ जो राइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर 38% पीयर्स करके थोड़ा करेक्ट भी होता है तो उससे उतनी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए दिमाग में। वो फिर से आएगा, तो 2 मार्कर रखना चाहिए आपको। एक जो 1 दिन के डोजी डोजी का जो क्लोज़ था 51,100 का, हमने किसका निफ्टी मिड कैप का ही बात किया ना? 51,100 का, वो एक जी। डोजी के क्लोज़ के नीचे क्लोज़ ना मिले, तो मोमेंटम भी रहेगा, बाइंग भी अच्छी खासी दिखेगी और 200 डीएमए की तरफ भी जाएगा। सिनेरियो 2 मान लेते हैं कि ये नहीं रहा, तो भी उतनी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक जो गैप अप था ना 49,350 के पास, तो वो जो गैप अप है, वो गैप अप तक भी जाके बाज़ार फिर से नए बुलिश फॉर्मेशन में आ सकता है। तो ये बहुत सारे डेटा इन दी मेकिंग आपको दिखेंगे, अभी उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं, ये सब अभी तक फ़ेवरेबल हैं। एक बस अच्छा रिज़ल्ट, थोड़ा फ़ेवरेबल रिज़ल्ट अगर ऐड हो जाए Q4 का, तो अच्छा रहे। जी। ठीक है, अब स्मॉल कैप यहाँ पर आज 1% से ज़्यादा की गिरावट
और लगभग मोटा-मोटी पैटर्न फिर भी वही कहेंगे कि उसी तरह का है, एक जैसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट जो लेना चाहेंगे, उसमें बताइए आप सितंबर 2024 से लेना चाहेंगे या फिर दिसंबर 2024 से? हाँ, बस लेटेस्ट वाला ले लीजिए, ठीक है। जैसे अक्सर मैं खड़ी चढ़ाई कर कहता हूँ, ये एकदम खड़ी कटान है नीचे की तरफ। एक्चुअली ये एक पर्सपेक्टिव है राजीव जी। इस जैसे ही जी। आप इस ग्राफ को वाइड करेंगे, ये आपको इतना खतरनाक नहीं दिखेगा। ये एक पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल से। जी। बिल्कुल। तो यहाँ भी वही कहानी 38.2% के आसपास तक लौटा है, लेकिन इसके कह लें कि इसे छू करके फिर वापस नीचे की तरफ आया है और यहाँ तो 50 डे मूविंग एवरेज जो है, वो भी कटता हुआ दिख रहा है फिर से। हाँ, लेकिन फिर उस ओरिजिनल थियरी पे हम वापस जाएँगे। रिकवरी इन लार्ज कैप, फॉलोड बाय मिड कैप एंड देन फॉलोड बाय स्मॉल कैप। तो आप जो स्मॉल कैप का जस्ट इन केस आउट परफॉर्मेंस अगर हम देखते भी हैं, तो दैट विल बी द मंथ ऑफ मई और जून। उसके पहले हम स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे। जी। अब जल्दी से बैंक और आईटी पे निगाह डाल लेते हैं, फिर दर्शकों के सवालों की तरफ भी जाना है, क्योंकि आज तो उन्हीं का दिन है, दर्शकों के सवालों का ही। तो निफ्टी बैंक, ये भी आज कमज़ोर रहा और 200 डे मूविंग एवरेज को पार करने के बाद ये वापस अभी तक तो इसके ऊपर टिकने की इसने कोशिश की है, लेकिन अगर बाजार में थोड़ा करेक्शन बढ़ता है तो क्या बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा? राजीव जी, थियरी यही कहती है कि बैंक निफ्टी 60,000 की तैयारी में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस पूरे पीछे डेटा को एनालाइज करेंगे, तो एक बार ये 54,000 के ऊपर गया, तो उसके जी। बाद जो थ्रोबैक है, वो थ्रोबैक वापस बहुत बड़ा हो सकता है, मे बी रिविजिट ऑफ 200 ईएमए। इसलिए उतना कॉल लेना यहाँ पे मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की स्ट्रेंथ अगर हम मान लेते हैं कि पीएसयू बैंक से नहीं मिली, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी जो स्ट्रेंथ चाहिए फिलहाल नहीं मिली। वो कब मिलेगी? वो रिजल्ट के बाद मिलेगी। लेकिन जो स्ट्रेंथ हमें मिल रहा है एचडीएफसी बैंक से, कोटक बैंक से, एक्सिस बैंक से, इन सब से जो स्ट्रेंथ मिल रहा है, ये कोई छोटा क्या बड़ा बैंक, इन सब से जो मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक से, सॉरी। तो ये सब जो स्ट्रेंथ है, इस इंडेक्स को यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रास्ता 60,000 वाला है। लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, फिलहाल जो रास्ता है, अगर हमारा लास्ट इवैल्यूएशन जो चला था, जिसमें ये डब्ल्यू शेप का फर्स्ट पैटर्न का रिकवरी जो 52,000 का होना चाहिए था, वो तो हो गया। अब अगर ये हो गया तो इसके बाद थोड़ा थ्रोबैक हो, व्हिच विल बी हेल्दी। और ये थ्रोबैक जहाँ से आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग आया था, व्हिच इज़ 50,000 रफली, मे बी 100 पॉइंट ऊपर नीचे का कुछ नहीं कह सकते। वहाँ तक के थ्रोबैक के बाद से इसमें फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग शुरू हो सकती है। जी। तो ये थ्रोबैक अभी आएगा या एक बार, मतलब आपने 2 तरह के थ्रोबैक का ज़िक्र किया कि एक अगर 54,000 के आसपास आया तो वहाँ से काफ़ी तेज़ थ्रोबैक आ सकता है, और एक आप अभी कह रहे हैं कि ये 49,900 के आसपास या 50,000 के आसपास का थ्रोबैक आ सकता है। तो क्या ये दोनों बारी-बारी से आएँगे या दोनों में से कोई एक चीज़ होगी? थोड़ी-सी दुविधा है। लेकिन मुझे जिस तरह का डेटा पोज़ीशनिंग लग रहा है और जिस तरह से बाहर वाले जो भैया हैं, एफआई जिस तरह से अभी घबराए हुए मोड में हैं, मुझे लगता जी। है अगले 2 दिन तो इनके शॉर्ट कवरिंग के नाम ही जाएगा। तो अगले 2 दिन शायद बहुत कुछ नीचे ना आए। रादर अच्छा, अगले 2 फोमो दिन में आपको वोलेट फोमो हाँ, जो होता है कि फ़ियर ऑफ हाँ, मिसिंग आउट, ये अक्सर हाँ। छोटे निवेशकों को होता है, इस बार बड़े वालों को हो गया क्या? एक्चुअली इतना एक्सट्रीम शॉर्ट जो था ना इनका एफ-एंडो डेटा का, मुझे लगता है 2020 के बाद मैंने पहली बार देखा। शायद उससे ज़्यादा देखा। इतना ज़्यादा नर्वसनेस, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम शॉट मुझे नहीं समझ में आया क्यों? क्या इनको लगा कि अब भारत में कुछ होगा ही नहीं, इतना शॉर्ट होना नहीं चाहिए था, तो भुगत रहे हैं। तो हो सकता है यही हमारे निफ्टी को लेके चले जाएँ 25,000 धीरे-धीरे। बस आप खाली हम सब यही प्रे करें कि एक Q4 रिज़ल्ट
एक अच्छा एटलीस्ट एक अच्छी कमेंटरी के साथ क्लोज़ हो, तो बाकी काम अपने आप जून क्वार्टर का रिज़ल्ट कर देगा। जी। अब आईटी पे निगाह डालें क्योंकि सबसे पहले तो नतीजे यही लेकर के आएँगे और जहाँ बाकी सब में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें होता हुआ दिखा, निफ्टी में दिखा, मिड कैप में दिखा, स्मॉल कैप में दिखा, बैंक में भी थोड़ा दिखा, लेकिन आईटी भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं अभी सोने दो मुझे चुपचाप। हाँ, लेकिन देखिए आईटी ठीक तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। ऑन अ क्लोज़ अबव 38,200 इसके ऊपर क्लोज़ हुआ तो शॉर्ट कवरिंग शार्प है, मेबी जहाँ से गैप बना है ना फॉल वाला, व्हिच इज़ 40,500 600 वाला, उतना तक का शॉर्ट कवरिंग बनेगा 38,200 के ऊपर। तो ध्यान हो तो मैंने ये समझाया था कि क्यों डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हैं और लगेगा ऐसा कि बुल मार्केट इज़ बैक इन यूएस, लेकिन है नहीं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्टीप फॉल था, तो उसके अगेंस्ट का शॉर्ट कवरिंग अभी भी चल सकता है और अगर वहाँ चला तो हमारे वाले भी भाई चलेंगे। तो जी, इनका 38,200 के ऊपर जो हमको नैस्डैक से थोड़ा-सा मैच करना पड़ेगा, फिर ये भी चल सकता है। नैस्डैक अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं दे रहा है बिकॉज़ इनका जो गैप अप ओपनिंग है उसके बाद अभी भी मोमेंटम तो बना हुआ है। अगर ये मोमेंटम बना हुआ है तो ये मोमेंटम नैस्डैक को ला सकता है, मान लें कि अगर 18,750 तक अगर मान लेते हैं कि लेके आ सकता है या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 19,000 तक ला सकता है। तो उस केस में हमारे आईटी का 40,000 के ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। तो अभी फ़िलहाल हमारा आईटी इंडेक्स और नैस्डैक इन दोनों के लिए एक ऊपर की गुंजाइश है, खुली हुई। लेकिन दोनों जगह यहाँ आप देखिए निफ्टी आईटी भी ऊपर आएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज इसके आसपास रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पर गैप जो है लगभग इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। तो एक गुच्छा जैसा बन जा रहा है ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स का। हुँ, हुँ। है बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन इसमें इंश्योर हमें ये करना है कि शॉर्ट स्क्वीज़ खत्म कहाँ होता है। तो जब हम वो इंश्योर कर पाएँगे तो फिर हम फ्रेश कॉल ले पाएँगे और उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि ये शॉर्ट स्क्वीज़ खत्म हो। तो 2 पॉइंट बस ध्यान रखें 38,200 के ऊपर क्लोज़ है तो एक्चुअल शॉर्ट स्क्वीज़ मतलब जिसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, वो शुरू होगा और निफ्टी आईटी को 40,000 की तरफ लाके छोड़ देगा। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स 43,000 के पहले अब रियल बुल मार्केट में नहीं जा सकता है। जी, ठीक है। तो ये मोटा-मोटी कह लें कि इस समय बाज़ार का एक लेखा-जोखा सप्ताह के बीच का। लेकिन अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो फिर पूरे वित्त वर्ष का भी लेखा-जोखा ले लेंगे साथ में, नए हफ्ते के साथ-साथ। क्योंकि हाँ, फाइनेंशियल बिल्कुल। ईयर एंड पूरा हो जाएगा, जब हम अगली साप्ताहिक चर्चा कर रहे होंगे। हुँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो उस समय ज़्यादा विस्तार से समझेंगे कि नया वित्त वर्ष कैसा रहेगा 25-26 का।